Welcome back in my YouTube channel, students. Hope you are enjoying online study. You can ask your problem anytime. Today we will start the chapter 7 macroeconomics, aggregate demand, aggregate supply and related concept. It is really an important chapter and complicated also, then kindly study carefully. In this chapter we will cover some points given here. First, concept of AD. AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, हम इसको AD से डिनोट करेंगे यहाँ पर. सेकंड, कंपोनेंट ऑफ AD. व्हाट आर द कंपोनेंट AD, ये देखेंगे. कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड पूरा होगा एग्रीगेट सप्लाई. कंजप्शन फंक्शन देखेंगे एंड सेविंग फंक्शन विद रेफरेंस टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. शॉर्ट में बताता हूँ. प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें से व्हाट यू वांट टू सेव एंड व्हाट यू वांट टू कंज्यूम या स्पेंड. लास्ट होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. तो कंजप्शन का प्रोपेंसिटी है और सेविंग का, इनमें क्या रिलेशन है. तो फर्स्ट वीडियो वी ट्राई टू कवर फर्स्ट 2 पॉइंट्स, concept of AD and its component. Let's start. Concept of AD, aggregate demand. Before studying the aggregate demand, we need to observe some point. You need to observe them very carefully. Following observation need to be noted to understand the concept of AD in macroeconomics. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए आपको ये पॉइंट जो है बहुत बहुत ज़रूरी है समझना. फर्स्ट पॉइंट, AD डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस. मतलब जो AD है एग्रीगेट डिमांड, ये किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विस की डिमांड नहीं है. वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता था, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ केवल डिमांड था. यहाँ एग्रीगेट डिमांड है. तो इट इज़ नॉट अ डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड और सर्विस in the market. It refer to the demand for all goods and services in economy. जो पूरे मार्केट में सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है पूरे इकोनॉमी में, उसका एग्रीगेशन है ये. सेकंड है, AD इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. एग्रीगेट डिमांड को किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में नापा जाता है, जैसे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है. अब वो अकाउंटिंग ईयर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. सो इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. सो अगर आप AD को फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट में देखेंगे तो AD इज़ ऑलवेज फ्लो कंसेप्ट, बिकॉज ये डेली इनक होता है. मतलब कह सकते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है, ये डेली डिमांड जो होता है हमारा, उन सब का एग्रीगेशन होता है पूरे अकाउंटिंग ईयर में. हम डेली मार्केट जाते हैं, हम क्या पूरे इंडिया वाले, पूरे पर्टिकुलर एक एरिया वाले जो हैं वो मार्केट जाते हैं और आज हमने कितना डिमांड किया अलग अलग गुड सर्विस का पूरे दिन भर में जो कंजप्शन है, तो पूरे कंट्री का जब इसको ऐड किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के लिए तो ये एग्रीगेट डिमांड हो जाता है. थर्ड पॉइंट आता है, AD कैन बी मेजर्ड. अब AD को 2 तरीके से मेज़र किया जाता है. फर्स्ट है रेफरेंस टू द जर्नल प्राइस लेवल. जो फर्स्ट है जर्नल प्राइस लेवल के रेफरेंस पे इसको मेज़र किया जाता है इन द इकोनॉमी. सेकंड है विद द रेफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. दूसरा जो है इनकम ऑफ द पीपल के लेवल से, हमारी इनकम के लेवल से. तो जो +2 वाला जो सिलेबस है, इनमें हम जो सेकंड क्राइटेरिया आपका इनकम लेवल से एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करना, सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करेंगे. बट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको दोनों को जानना है. तो फर्स्ट जो अपना है रेफरेंस टू द जर्नल प्राइस लेवल. When the AD is measured through the journal price level, then we will find the negative relationship between AD and the price level. क्योंकि प्राइस लेवल जैसे इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और प्राइस लेवल कम होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगता है, तो नेगेटिव होगा. बट जब आप AD को मेज़र करेंगे इनकम लेवल से तो ये पॉजिटिव रिलेशन आप फाइंड करेंगे, बिकॉज व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेज देन आवर डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज. सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ने लगेगी तो यू विल डिमांड फॉर मोर गुड्स एंड सर्विस. तो इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड और गुड्स और सर्विस का डिमांड होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगेगा. इफ़ AD इज रिलेटेड टू द जर्नल प्राइस लेवल, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड AD, सो दैट AD कर्व स्लोप डाउनवर्ड. तो जब आप जर्नल प्राइस लेवल से AD को मेज़र करेंगे तो ये कैसा आएगा, डाउनवर्ड शेप आने लगेगा इसका कर्व. वो डाउनवर्ड कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा AD कर्व. बट
On the other hand, if the AD is related to the level of income, we shall find positive relationship between income and AD. तो जब आप इसको इनकम से मेज़र करते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाने लगता है, और उस टाइम इसका जो कर्व है वो स्लोप अपवर्ड आएगा. वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा. ये एडी कर्व हो जाएगा. ठीक. अब एडी में जो है डिमांड में क्या होता है? दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है. अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारी इनकम का? सी प्लस आई आपको पहले बताया जा चुका है. सी तो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये दोनों मिला के आपकी टोटल इनकम हो सकता है. तो एडी को आप क्या बोल सकते हैं? सी प्लस आई भी बोला जा सकता है. नहीं, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, सो दैट एडी कर्व स्लोप अपवर्ड. जब आप अपने इनकम लेवल से एडी को मेज़र करते हैं तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन आता है, और जब पॉजिटिव रिलेशन आएगा तो एडी कर्व अपवर्ड होगा. नंबर 4 है, एट द +2 लेवल वी स्टडी एडी ओनली रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम. ये अभी मैंने बताया था. सो दैट एडी राइज एज द लेवल ऑफ इनकम राइज. अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम हो, नेशनल इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम हो, जो भी बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. श्योर है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनकम बढ़ने पे भी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़े. ये बात अलग है कि जो इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा ही आप एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है देन योर कंजप्शन इंक्रीजेस एज वेल एज योर सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस. इनकम बढ़ने पे आपकी सेविंग भी बढ़ने लगती है और कंजप्शन भी बढ़ने लगता है. जो कंजप्शन बढ़ेगा वो आपके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है. नंबर 5 है, एडी इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एडी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजर नहीं होगा कि आपने पूरे कंट्री में किस क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया. ये टोटल एक्सपेंडिचर से मेज़र होगा कि टोटल जो एक्सपेंडिचर, जो नेशनल इनकम में हमने पास 3 ही तो मेथड थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. एक एक्सपेंडिचर मेथड था, इनकम मेथड था और वैल्यू एडिशन था. तो यहाँ एक्सपेंडिचर जो है, टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है, और अभी अभी मैंने बताया टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास. कई बार ये मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ तो स्क्रीन रोटेट हो जाता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. तो आपका टोटल इनकम वाई है वो क्या होता है? सी प्लस आई होगा. ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे, न कि फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे उसको मेज़र किया जाएगा. गुड्स, तो एडी इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड डिमांडेड इन द इकोनॉमी. इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. हाउ कैन यू जज भी किसने कैसे आप घर घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे आपने कितनी क्वांटिटीज़ को कंज्यूम किया, या जो प्रोड्यूसर है उनसे पूछेंगे. अब जैसे टोटल क्वांटिटी जो इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, कितना सोल्ड आउट हुआ, कितना अनसोल्ड है, एक्सपायरी कितना हो चुका है, डैमेज कितना हुआ है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैम. इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो. एडी इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. तो सीधा सा तरीका है, एडी को आप टोटल एक्सपेंडिचर के तरीके से मेज़र करेंगे कि कितना खर्चा गुड्स और सर्विसेज पे अकाउंटिंग ईयर में किया गया है. तो वो जो अपना एक्सपेंडिचर मेथड था नेशनल इनकम वाला, वही यहाँ एडेप्ट होगा. 6 आता है, एडी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस एज वॉट पीपल विश टू स्पेंड. एडी को मेज़र कर कैसे किया जाता है? व्हाट पीपल वांट टू या विश टू स्पेंड, लोग कितना चाहते हैं खर्च करना, और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, लोग कितना प्लान करते हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. मतलब अब इसको समझें आप, जैसे डिफरेंट, आज मेरी इनकम है 12,000 रुपये, 12,000 पर मंथ अगर मेरी इनकम है, तो मैं कितना खर्च करता हूँ. और इसको बढ़ा के 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 कर दें, तो मेरी प्लानिंग जो है खर्चा करने की, कंजप्शन की, वो चेंज होती जाएगी. तो उस तरीके से इसको स्टडी करेंगे. मतलब हम एक एग्जांपल लेंगे कि जहाँ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती जाती है, तो जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसका जो कंजप्शन लेवल है वो बढ़ता जाएगा. इस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड के कर्व को स्टडी करेंगे. नेवर इंटरप्ट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड और परचेज ऑफ अ गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी. हम ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअली वो कितना खर्चा कर रहे हैं. हम एक जनरली एग्जांपल लेंगे और वहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे इनकम लेवल लोगों का बढ़ता है तो वो अपने कंजप्शन लेवल को बढ़ाते हैं, सेविंग को भी बढ़ाते हैं और कंजप्शन को भी बढ़ाते हैं, किस रेशियो से वो बढ़ाते हैं, और उस तरीके से हम एडी कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. विद दीज ऑब्जर्वेशन इन माइंड
वी मे डिफाइंड ए डी एज अंडर। तो जब हमारे दिमाग में जो 6 ऑब्जर्वेशन थे, इनको जब आप अपने दिमाग में रखते हैं तो हम ए डी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये दिया हुआ है आपको बॉक्स में। ए डी इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब देखो इसमें सब कुछ आ गया, एक तो अकाउंटिंग ईयर आ गया, एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान, जो लोग प्लान करते हैं ऑन द डिफरेंट इनकम लेवल पे कोरोस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो इट इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और जो ऊपर वाले पॉइंट हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें। मैनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, या डायरेक्टली भी ये भी पूछा जाता है व्हाट ऑब्जर्वेशन यू वांट टू कीप इन योर माइंड वाइल यू आर स्टडिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। नाउ बिहेवियर ऑफ ईडी, जो एग्रीगेट डिमांड है इसका बिहेवियर क्या होता है, हाउ, जैसे हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, तो नाउ वी विल स्टडी एग्रीगेट डिमांड बिहेवियर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो माइक्रो में पढ़ा था लास्ट ईयर। एडी शेड्यूल है, फिर एडी के कर्व को देखेंगे। सिंस एडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये बात क्लियर हो गया। +2 में आप एडी को कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, on the purchase of goods and service in economy. Behavior of AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure at different level of income. मतलब अलग अलग, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, जो भी चेंजेस इनकम में आते हैं, तो बस हम उसी का इफेक्ट आपके कंजप्शन पे पढ़ लेते हैं एग्रीगेट डिमांड पे। और वो पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता, पूरे कंट्री का है एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, साल भर में हमारे कंट्री में, यह जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें खर्चा जो होता है टोटल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे, अगर मैं उसका सम टोटल निकाल दूँ तो बस वही मेरा एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। अब वो अलग अलग गुड्स का पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, दैट इज़ वाई हम टोटल एक्सपेंडिचर पे चले जाते हैं। Thus behavior of AD means how aggregate expenditure AE, अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म AE होगा, AE responds to different level of Y, Y मतलब आपका इनकम है इन द इकोनॉमी। दिस इज एक्सप्रेस बाय द वे ऑफ शेड्यूल, इसको हम शेड्यूल से समझने की कोशिश करेंगे, नो एज द AD शेड्यूल और AE शेड्यूल। इसको AD शेड्यूल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो शेड्यूल है ये हम बोलेंगे। टेबल 1 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस शेड्यूल। अब टेबल 1 है आपके पास, AD शेड्यूल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन AD एंड Y। तो यहाँ हम किसका रिलेशन स्टडी करेंगे, AD एंड Y, मतलब हमारे इनकम में और एग्रीगेट जो डिमांड है उसमें। ध्यान से देखें, Y ये हमारा इनकम हो गया, AD हो गया। अब यहाँ आप इनकम लेवल देखें, तो सबसे पहले जो इनकम लेवल लिया गया जीरो इनकम। सपोज योर इनकम इज जीरो एट अ टाइम। अब जब आप कमाना चालू करते हैं उससे पहले आपकी इनकम जीरो होती है, फिर आपका इनकम 0 से 20 हुआ, 40 हुआ, 60, 80, 100, 120, सभी ऐसे करते हैं। मैंने भी जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उससे पहले मेरा इनकम जीरो था, फिर मैं कमाता गया, धीरे धीरे कमाता गया, अभी भी कमा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम इनकम बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, कंजप्शन बढ़ता है। पहले हमारे पास साइकिल होती थी, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर कार आती है, फिर मकान हम लोग खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स घर में आने लगते हैं, कंजप्शन जो है गुड सर्विसेज का बढ़ने लगता है। पहले पंखा होता है, फिर कूलर आता है, फिर AC आता है। तो ये सारा हमारा कंजप्शन डिपेंड करता है इनकम लेवल पे, ठीक। दूसरे साइड आपके पास एग्रीगेट डिमांड है। अब यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ जो इनकम है हमारे पास, इस पे भी हमारा एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर था या प्लांट एग्रीगेट डिमांड था 30। तब ये क्वेश्चन एराइज होता है, सर बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि सर व्हेन अवर इनकम इज़ जीरो देन हाउ कैन वी क्रिएट डिमांड, हम उस डिमांड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली देन माय रिप्लाई इज़ ऑब्वियसली कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए कुछ कंजप्शन तो ज़रूरी है। अगर आपका इनकम जीरो हो सकता है बट कंजप्शन जीरो कैसे हो सकता है, ह्यूमन लाइफ सर्वाइव होने के लिए आप कुछ ना कुछ खाओगे। तो मेरा क्लियरली आंसर होता है कि जैसे भिखारी भीख मांग के खाता है, कहीं से भी चोरी करके खाते हैं, उधार लेके खाते हैं, बट आप जिंदा जरूर रहेंगे। जिंदा रहने के लिए कंजप्शन जरूरी है। अगर आपने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन जीरो कर दिया देन यू विल डाई। तो आप ये बोल सकते हैं जो कंजप्शन आपका जो एग्रीगेट डिमांड
जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, इट इज़ नेगेटिव सेविंग। जैसे ही आप कमाने लगेंगे तो इस उधार को चुकाने लगेंगे, तो वी कैन से इट इज़ अ नेगेटिव सेविंग। ठीक, अब आपका इनकम बढ़ा 20 हुआ जीरो से, तो आपका जो डिमांड था वो भी बढ़ने लगा, 35 हो गया। फिर और इनकम बढ़ा 40, तो आपका कंजप्शन जो था एग्रीगेट डिमांड 40 हो गया। अब ये जो आपके पास पॉइंट होता है, दिस इज़ द लेवल जहाँ आपने 40 रुपीज़ कमाए और 40 खर्च कर दिए, मतलब 40 की अर्निंग है, 40 का कंजप्शन है, एग्रीगेट डिमांड है। तो ये एक इकोनॉमी के लिए आइडियल होता है। यहाँ पे आपका जो सेविंग है, नेगेटिव सेविंग जीरो हो जाता है, मतलब आप जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, तो नेगेटिव सेविंग बंद हो गया। इससे पहले आपका नेगेटिव सेविंग था ऊपर तक, ठीक, क्योंकि आपने 20 रुपीज़ कमाए, 35 खर्च किए, तो नेगेटिव इनकम निकालेंगे, -15 हो रहा है। जीरो पे आपका नेगेटिव सेविंग कितना था, -30 हो रहा था। ये आगे आप स्टडी करेंगे, फिर आप देखेंगे 60 होते ही, जैसे ही 40 को क्रॉस किया, आपका इनकम 60 है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड 45 है, मतलब अब आपका पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हो गया है। मतलब तो वो जो 15 रुपीज़ थे एक्स्ट्रा, वो कहाँ गए, वो आपके सेविंग में चले गए, +15। अगर मैं इधर सेविंग का कॉलम बना लेता ना एक, तो फर्स्ट उसमें आता -30, -15, फिर जीरो आता। चलो मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे, इसको जूम करके, अच्छा रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। यस, तो इधर मैंने एक कॉलम बनाया है, ये आपका सेविंग है S, ठीक। अब आप देखेंगे जीरो लेवल पे जब आपने 30 रुपीज़ खर्च किए, तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो सेविंग था -30। फिर आपने इनकम बढ़ा, 35 रुपीज़ एक्सपेंड किया, तो -15 का हो गया आपके पास। 40 रुपीज़ कमाते हो तो यहाँ आपके पास नेगेटिव सेविंग जीरो हो गया। फिर आपका इनकम बढ़ा 60, तो 45 रुपीज़ का तो आपने डिमांड कर दिया, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे आपके पास +15 रुपीज़ सेविंग के लिए बचे। जब आपका इनकम 80 होता है, तो 50 रुपीज़ आपने खर्च किए, तो आपका सेविंग 30 होगा। फिर 100 रुपीज़ का इनकम हुआ, तो 55 रुपीज़ का तो डिमांड क्रिएट हो गया, एग्रीगेट डिमांड, और आपके पास 45 रुपीज़ का सेविंग हो गया, ये पॉजिटिव। फिर 120 रुपीज़ का इनकम हुआ, 60 रुपीज़ आपने डिमांड कर दिया, और +60 का आपके पास सेविंग हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट इन दिस शेड्यूल वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशन ऑफ AD एंड Y। हम AD और Y के रिलेशन को समझेंगे। तो यहाँ क्लियरली रिलेशन है कि एज अवर इनकम इंक्रीजेस, आवर एक्सपेंडिचर जो एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक। लेट्स स्टडी द ऑब्जर्वेशन ऑफ टेबल 1। जो टेबल 1 का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इवन Y इज इक्वल टू 0। जब आपका इनकम जीरो होता है, तब भी आपका कुछ ना कुछ कंजप्शन या एक्सपेंडिचर तो होता ही है, वो डिमांड आप क्रिएट करेंगे, जो कि इस केस में ED इज इक्वल टू 30 था, ठीक। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोल सकते हैं। ह्यूमन लाइफ सर्वाइव होने के लिए कुछ तो आदमी खाएगा। द रीजन इज सिंपल, यू मस्ट इनकर सम एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स फॉर द सर्वाइवल। आप हमारे अपने सर्वाइवल के लिए कैसे भी खर्च करेंगे, कुछ भी बेचेंगे, उधार लेंगे, इवन व्हेन योर इनकम इज एब्सोल्युटली जीरो, यू मे डू इट थ्रू बोरोइंग, कॉल्ड नेगेटिव सेविंग। आप उधार लेके ऐसा कर सकते हैं, ठीक। मैंने बेगर जो था उसका एग्जाम्पल दिया, बट बेगर जो बेगिंग करता है, वो जो भीख देता है ना, उसको उसका कंजप्शन मान लिया जाता है, बट वो कैसे भी करके जिंदा रहता है, ठीक। सेकंड है AD इंक्रीज एज Y इंक्रीजेज। आपकी इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ये क्लियर हो गया ऊपर एग्जाम्पल से रिलेशन में। 10 AD इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू Y, तो दोनों में AD और Y में रिलेशन पॉजिटिव है। ये आपने भी ऊपर पढ़ लिया था ऑब्जर्वेशन में कि हम +2 में इनकम का एग्रीगेट डिमांड के साथ जो इनकम लेवल को एग्रीगेट डिमांड से रिलेट करेंगे। प्राइस लेवल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, ये आपने पढ़ा। थर्ड पॉइंट आता है आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ Y, मतलब Y इनकम के एक पर्टिकुलर या सर्टेन लेवल के बाद AD लैग बिहाइंड Y, तो AD जो है हमारे इनकम से पीछे रह जाता है। वहाँ अब वो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से पॉजिटिव सेविंग मैंने बताया था आपको। 10 व्हेन Y इज इक्वल टू 60, AD 45, तो यहाँ देखो AD Y से पीछे रह जाता है। इससे पहले Y 40 था और आपका
एग्रीगेट डिमांड भी 40 था, वहाँ पे आपका सेविंग जीरो हो गया था, मतलब नेगेटिव सेविंग बंद हो गया। लाइक व्हेन वाई इज इक्वल टू 80, तो एडी आपका 50 है, मतलब एडी इनकम से पीछे है, क्योंकि यहाँ से आपका पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हुआ है। दिस हैपन बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ वाई पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। ये आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको शेड्यूल दोबारा दिखा देता हूँ। अब जहाँ से आपका ये 60 हुआ, यहाँ से आपका पॉजिटिव इनकम स्टार्ट हुआ। पहले आपके +15 था, फिर आपके पास +30 हुआ, फिर आपके पास +45 हो गया, और लास्ट में +60। ठीक, तो ये वो पॉइंट था जहाँ से आपका सेविंग स्टार्ट हुआ, और आप कह सकते हैं एडी इज़ लैग बिहाइंड इनकम। बट ये पॉइंट था जहाँ पे मान लिया जाता है कि इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम में जितना डिमांड है उतना इक्विलिब्रियम है, उतना ही आपके पास इनकम है और डिमांड है। इससे पहले आपका नेगेटिव सेविंग था। ठीक है, सेविंग के टर्म में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस सेविंग था, और यहाँ पे जीरो सेविंग था। ठीक, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन। आप इस शेड्यूल को अपने लेवल पे बनाए, डोंट ट्राई टू लर्न दिस, इसको रटे नहीं। आप घर पे अपने प्रैक्टिस के लिए अपना एक शेड्यूल बनाएं, वहाँ पे आप 0, 10, 20 ऐसे बढ़ा सकते हैं इनकम को, डिमांड को बढ़ाते जाएं। शुरू स्टार्टिंग के 2 या 3 पॉइंट आप नेगेटिव सेविंग लेके देखें, फिर उसको जीरो करें, फिर पॉजिटिव सेविंग पे जाएं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो बॉक्स है डिड यू नो, इसको स्टडी कर लेते हैं। ये रह गया था, एडी इज़ नेवर जीरो इवन व्हेन इनकम इज़ जीरो बिकॉज सम एक्सपेंडिचर इज़ ऑलवेज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ इन अकर इवन व्हेन इनकम इज़ जीरो। दिस इज़ डन आइदर बाय द पास्ट सेविंग और बाय बोरोइंग। या तो आप अपनी पास्ट जो सेविंग है उसको खर्च कर सकते हैं इनकम जीरो होने पे, तो वो नेगेटिव चला जाएगा, या फिर आप बोरोइंग करके कर सकते हैं। मतलब आप जिंदा जरूर रहेंगे, ऐसा नहीं है इनकम जीरो है तो उस दिन आप खाना ही नहीं खाएं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एडी कर्व। अब आप एग्रीगेट जो डिमांड है इसके कर्व को लेते हैं। अगर आप इस कर्व को लेते हैं तो ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन है आपका जो जीरो इनकम पे भी होता है, 30 था इस केस में, तो एडी कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये 30 इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब पॉजिटिव रिलेशन है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब ये जो वाई है इट इज़ अ रेफरेंस लाइन विच शोज द इनकम लेवल, क्योंकि आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमेशा आप खींचेंगे। ठीक, और ये 30 से होगा। और मैंने जो बताया था आपका एग्रीगेट डिमांड C+I होता है, इसको आप एडी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो पॉइंट ई आपको शो करता है ये कट करता है 40 पे, ये लाइन सीधा नहीं खिंचा है, तो ये पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आपके पास सेविंग जीरो था, मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना आप खर्च कर रहे हैं। ठीक, ये बराबर हो गया आपके पास। इसके बाद आपके पास पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होता है, इससे पहले आपके पास नेगेटिव सेविंग होता है। ठीक, अब आई जो है आपका ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और किसी भी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो फिक्स होता है। इस केस में आपने उसको 10 पे मान लिया है। अब ये 10 क्या है, कॉमन, मतलब एक फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है आपका होता है 10 करोड़ हो सकता है वॉट एवर में भी। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन खिंचा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा फिक्स होगा। एक एग्जाम्पल में आपने फिक्स लिया है, और कंजप्शन जो है आपका इनकम बढ़ने पे बढ़ता जाता है। तो डायग्राम आपके पास क्लियर है। नीचे जो ऑब्जर्वेशन है इसको देखें, 45 डिग्री लाइन इंडिकेट द लेवल ऑफ वाई। 45 डिग्री का जो लाइन है ये आपके इनकम लेवल को बताता है, एज शोन एज द एक्स एक्सेस, तो ये रेफरेंस लाइन इसको मानेंगे। सेकंड है एडी इज इक्वल टू वाई एट द पॉइंट ऑफ ई। पॉइंट ई पे आपके पास ये 40 बराबर हो जाता है। सॉरी ये लाइन टेढ़ा हो गया, ये जो आपके पास 40 है इधर भी 40 है। सेकंड पॉइंट ये हो गया व्हेन वाई इज 40। अगर आप अपना शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें एक अलग आएगा, वो 40 पे 50 पे ले सकते हैं, 60 पे ले सकते हैं। थर्ड आता है प्रायर टू इट एडी इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर आप इससे पहले चलेंगे तो जब आप 40 से पहले चलते हैं तो वहाँ आपके पास क्या होता है, एडी ग्रेटर होता है आपके इनकम से। बट इसके बाद में आपका एडी क्या हो जाता है, लेस देन वाई, और इस पॉइंट पे आपका एडी इज जस्ट इक्वल टू वाई हो जाता है। ठीक, शेड्यूल में दोबारा बता देता हूँ इसको, एक बार क्लियर हो जाएगा माइंड में। ये जो आपके पास दो थे, यहाँ तक आपके पास क्या था, जो एडी था ये ग्रेटर था इनकम से,
ये जो 40 वाला आपके पास लेवल आता है, यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू ए डी हो जाता है, और इसके बाद का जो लेवल है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, ए डी जो है इज लेस देन इनकम। ये तीन आपके पास कैटेगरी होती है। अब जगह कम था तो मैं इनके सामने लिख देता। यस, डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है बियॉन्ड इट ए डी इज लेस देन वाई, इट इज़ बिकॉज एट द हायर लेवल ऑफ इनकम, वाई मतलब इनकम, पीपल स्टार्ट सेविंग। फिर मिनिमम लेवल ऑफ ई डी इज ज़ीरो, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी था। ये ऑब्जर्वेशन हमने इस डायग्राम और शेड्यूल से देखे हैं। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है, ए डी स्टार्ट फ्रॉम 30 on the y axis, it suggests minimum level of expenditure or expenditure with the independent of the level of y in the economy। मतलब जो 30 जो आपका एग्रीगेट डिमांड था, जिसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोल रहे हैं या नेगेटिव सेविंग बोल रहे हैं, ये इनकम से बिल्कुल फ्री था, मतलब ये इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता। और बाकी का जो कंजप्शन था आगे का, वो सब इनकम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता है। बट 30 इनकम हो चाहे नहीं हो, ये मिनिमम कंजप्शन है। और एक्सपेंडिचर विद द इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। ई इज द पॉइंट वेयर ए डी इज इक्वल टू वाई। ई ऐसा पॉइंट था जहाँ एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम के बराबर हो जाता है। प्रायर टू इट, इससे पहले ए डी ज़्यादा था इनकम से। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ ए डी। बियॉन्ड इट, ई के बाद जब आप देखते हैं तो ए डी इनकम से कम पीछे रह जाता है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब इनकम बढ़ने पे लोग सेविंग करते हैं, तो आपका एग्रीगेट डिमांड इनकम से कम होता जाएगा। जनरली ए डी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। और एक जो कॉमनली ऑब्जर्वेशन है कि ए डी इंक्रीज होता है जब आपका इनकम इंक्रीज होता है। अब बॉक्स में भी इसी को डिफाइन किया गया है। एडी शेड्यूल क्या है, इज़ अ टेबल शोइंग एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम लेवल। मतलब एडी का जो शेड्यूल है ये आपको शो करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपका एडी का बिहेवियर क्या होगा। और एडी जो कर्व है ये रिलेशन बताता है आपको। इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। ये शेड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, शोइंग एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। इट टेंड टू स्लोप अपवर्ड। ये अपवर्ड स्लोपिंग शो करेगा आपको, शोइंग ए डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। इट टेंड टू स्लोप अपवर्ड। ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये पॉजिटिव रिलेशन को बताएगा। ठीक, नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ ए डी। ए डी जो हमारे पास है इसके कंपोनेंट क्या है। एग्रीगेट डिमांड, ये भी जानना जरूरी है। कंपोनेंट ऑफ ई डी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर डिस्कस्ड विद द रेफरेंस क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लोज इकोनॉमी क्या होता है और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड के बाद आपका दूसरा प्रोड्यूसर आता है, फिर गवर्नमेंट आता है और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। ये 4 सेक्टर हमने पढ़े थे। मतलब C प्लस I प्लस G फॉर गवर्नमेंट एंड X माइनस M। कंपोनेंट ऑफ ईडी इज क्लोज इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में आपके हाउस होल्ड आता है और प्रोड्यूसर आता है, और 3 सेक्टर में गवर्नमेंट इंक्लूड होता है। और 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड, सॉरी, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। स्पेसिफिकली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। मतलब 2 सेक्टर जो क्लोज इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होगा। हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन। इसमें जो हाउस होल्ड है वो गुड सर्विसेज को अपने कंजप्शन पर्पज से खरीदते हैं। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो सी हो जाता है। प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको आई बोला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाता है इस केस में। दस इन 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी ए डी हैज़ 2 कंपोनेंट एज दीज। तो ए डी के 2 कंपोनेंट हो गए। यहाँ ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये दोनों हाउस होल्ड सी जो है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 2 इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया है। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में चलते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। ठीक,
A three sector close economy include household sector, second producer sector, third government sector. तो इसमें थर्ड सेक्टर इंक्लूड हो जाता है. द गवर्नमेंट मेक कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो खर्चा है कलेक्टिव होता है, जैसे मिड डे मील पे हो गया, डिफेंस वगैरह पे हो गया. इट रेफर टू पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज अ होल. जैसे पीडीएस सिस्टम में हाई सब्सिडी पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. डैम बनाना, रोड बनाना, ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं. एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड एंड क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेज के लिए हो गया. मिड डे मील मैंने एग्जाम्पल बता रखा है. ऑल्सो द गवर्नमेंट मेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड, ब्रिजेस. द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होता है, जो भी आपने नेशनल इनकम कैलकुलेशन के टाइम देखा था, वो सब इसमें इंक्लूड होगा. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के में इज इंडिकेटेड बाय जी. इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट इन थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ एडी. तो एडी के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे. यहाँ पे आपके पास एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. इनका रेफरेंस नीचे दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीन को रोक करके पढ़ सकते हैं. तीनों का डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी. अब जब ओपन इकोनॉमी होती है तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल होगा. एंड ओपन इकोनॉमी इंक्लूड फोर सेक्टर. चार सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए शामिल होता है. एक्स माइनस एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम नेट जो एक्सपोर्ट थे वो देखा था. जो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स माइनस एम होगा. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. जब आप किसी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो डिमांड जनरेट हो जाता है गुड सर्विस का, तो हमारे देश में ही पैसा आता है. दस एक्सपोर्ट एड टू एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया बट इंपोर्ट भी करते हैं. तो जब आप एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाता है. ठीक, जिसको कि आप नेशनल इनकम में नेट एक्सपोर्ट बोला करते थे. आर ऑपोजिट टू एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए माइनस करना पड़ता है. वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज एडी. एक्सपोर्ट से तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है इकोनॉमी में, इंपोर्ट जो है डिक्रीज इट. अकॉर्डिंगली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम. इट इज दिस वैल्यू विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एडी. और जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमारे एग्रीगेट डिमांड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. अकॉर्डिंगली वी हैव फोर कंपोनेंट ऑफ एडी. तो हमारे एडी के एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट हो जाते हैं इन एन ओपन इकोनॉमी. तो ये आपके पास हो जाएंगे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इनका रेफरेंस नीचे दिया गया है. फोकस जोन में भी आपको इसको दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें. जो प्रॉब्लम है वो पूछने की कोशिश करें. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. तो जब तक आप इसको एंजॉय करें, ये क्लियर हो जाए, तब नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा आपको सही रहेगा. ओके, सी यू इन नेक्स्ट.